नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। इस महामारी के दौरान पूरे भारत की और बल्कि पूरे विश्व की स्पॉटलाइट उत्तर प्रदेश पर रही है और वो इसलिए किस तरीके से नदियां पटी पड़ी थीं लाशों के ढेर से, ऑक्सीजन की कमी, दौड़ते हुए लोगों की चीत्कारें, ये सारी चीजों की वजह से एक सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाकई में उत्तर प्रदेश को चला पा रहे हैं या नहीं चला पा रहे हैं। और अगर किसी भी नेता की आप बात करें, किसी भी मुख्यमंत्री की आप बात करें, तो वो अपने विधायक, आला अधिकारी, इन सारे लोगों से वो एक राज्य को चलाता है। लेकिन योगी आदित्यनाथ के राज में और खासकर जो कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरीके से सबने देखा कि उन्होंने महामारी का मुकाबला कैसे किया है, तो ऐसा लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने खुद अपने ही पार्टीज के विधायकों को और अपनी ही पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री हैं उनकी भी बात नहीं मानी है। और ये एक या दो नेता नहीं है, बल्कि ये जो पूरी फेहरिस्त है ये बहुत लंबी है। इसके बारे में आपको एक एक करके बताऊंगी और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है कि आज योगी आदित्यनाथ का जो अहम है, उनकी जो ईगो है, वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई है। क्या आज योगी आदित्यनाथ को ये डर नहीं कि 2022 में जब यूपी का चुनाव आएगा तो लोग हो सकता है कि उनको वापस वोट ना करें या फिर बीजेपी को वापस वोट ना करें। लेकिन इन सारे जो डर हैं उसके बीच में आपको बता दें, जैसा मैंने कहा कि ये लिस्ट बहुत लंबी है। खुद बीजेपी के अपने लोग जो उत्तर प्रदेश में काम कर रहे हैं, वहां के कार्यकर्ता खुद ये कहते हैं कि बहुत लोगों ने योगी आदित्यनाथ को संपर्क करने की कोशिश करी लेकिन उनकी किसी ने नहीं सुनी। इस लिस्ट में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी जो बहराइच के जो जिला के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने दफ्तर पर एक नोटिस लगा दिया और उस नोटिस को आप ध्यान से सुनिएगा कि उस नोटिस में क्या कहा है। उस नोटिस में उन्होंने ये लिखा था कि प्रशासन पुलिस संबंधी अगर किसी भी काम के लिए आप संपर्क कर रहे हैं तो आप यहां पर संपर्क ना करें क्योंकि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। घंटों तक ये जो नोटिस है ये लगा रहा। फिर उसके बाद जो बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं उन्होंने उस नोटिस को हटवा दिया, ये कहते हुए कि किसी ने शरारत की है। लेकिन ये शरारत नहीं, ये वाकई में आज उत्तर प्रदेश की हकीकत है। तो ये तो एक एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि जो बीजेपी के जो बहराइच के जो जिला अध्यक्ष थे, ये उनकी बात थी। शनिवार को, ज्यादा दूर नहीं, शनिवार को ही आरएसएस के पूर्व प्रचारक और जो फतेहपुर लोकसभा सीट के विस्तारक भी रह चुके हैं और मौजूदा समय में वो कानपुर के जिला मंत्री हैं, यज्ञेश जी, उन्होंने पार्टी की गलत नीतियों पर अपना दुख व्यक्त किया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक दूसरा उदाहरण आपके सामने है। उसी तरीके से बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं अमित मौर्य, उन्होंने भी यही कहा कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और उन्होंने क्या किया, उन्होंने ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे दी। तो इस तरीके की वारदातें इस समय यूपी में हो रही हैं जहां पर बीजेपी के अपने ही विधायक, अपने ही नेता, अपने ही कार्यकर्ता बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और योगी आदित्यनाथ उनकी बातें क्यों नहीं सुन रहे हैं ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है अभी। लेकिन ये लिस्ट पूरी नहीं हुई है, मैं आपको इसके बारे में कुछ और नाम भी हैं जो मैं आपको बताऊंगी। इन सभी लोगों के अलावा जो केंद्रीय मंत्री हैं और जो सांसद हैं उन्होंने भी लिखा है। उसमें संतोष गंगवार का नाम है, मेनका गांधी का नाम है, जो सांसद कौशल किशोर हैं उनका नाम है, खुद यूपी के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक, उनके समेत कई दर्जनों नेता ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने अपनी बेबसी को जाहिर किया है। लेकिन योगी जी के कान पर जूं नहीं रेंग रही है। इसके अलावा जो मेरठ के सांसद हैं राजेंद्र अग्रवाल, उन्होंने भी योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी कि देखिए लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। और मोहनलालगंज के जो एमपी हैं कौशल किशोर, उन्होंने भी कहा कि किस तरीके से अराजकता लोगों में आ रही है और इसको लेकर लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। उसको लेकर भी वो बहुत मुखर हुए थे।
उसके बाद जो संजय प्रताप जायसवाल हैं बीजेपी के विधायक, उन्होंने भी सवाल खड़े किए और उन्होंने कहा कि इस महामारी के दौरान बीजेपी की छवि खराब हो रही है क्योंकि खुद उनके नेता लोगों की मदद करने में असहाय हैं। जाहिर सी बात है कि यूपी का सिस्टम बिल्कुल फेल हो चुका है और अगर यूपी का सिस्टम फेल हो रहा है तो सिर्फ एक आदमी इसके लिए जिम्मेदार है और वो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आपको बता दें कि इसके अलावा भी और बहुत सारे नेता हैं, जैसे बीजेपी के विधायक हैं जवाहरलाल राजपूत, उन्होंने योगी जी को पत्र लिखा। लखीमपुर खेरी के विधायक लोकेंद्र सिंह ने पत्र लिखा। कानपुर के सांसद सत्यदेव पचौरी ने भी योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी और सिर्फ यही बोला कि नेता की बात कोई यहां पर सुन नहीं रहा है, सिर्फ अधिकारियों की ही चलती है। अब आपको बता दें कि कुल मिलाकर यूपी में 3 मंत्रियों की मौत हो चुकी है, 5 विधायक का निधन हो चुका है और अभी पिछले ही हफ्ते आपने देखा था कि किस तरीके से राज्य के जो बाढ़ मंत्री हैं, बाढ़ नियंत्रण मंत्री और राजस्व मंत्री विजय कश्यप, उन्होंने गुड़गांव के मेदांता हॉस्पिटल में उनकी मौत हो गई थी और आरएसएस के वो बहुत ज्यादा करीबी माने जाते थे। यानी कि कुल मिलाकर जितने भी बीजेपी के नेता हैं, चाहे वो कार्यकर्ता हों, मंत्री हों, उन सबको ये लग रहा है कि यूपी के सिस्टम ने उन्हें फेल कर दिया है, उनकी बातें नहीं मानी जा रही हैं। तो अगर यूपी में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनकी अगर बात नहीं मानी जा रही है तो इसके बहुत सारे मायने हैं। अगर हम आज ये कहते हैं कि यूपी का सिस्टम फेल हो गया है तो योगी आदित्यनाथ तो फेल हो ही गए हैं, लेकिन उसके कारण क्या है? क्योंकि योगी आदित्यनाथ पिछले दिनों अपने आला अधिकारियों पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते थे। यानी कि अगर आप ब्यूरोक्रेसी पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहे हैं और यूपी ऐसे राज्य में ब्यूरोक्रेसी ने आज योगी आदित्यनाथ को फेल कर दिया है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जो चुने हुए अधिकारी हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, तो वो जिस तरीके से लोगों के बीच आते हैं, जाते हैं, उनका दुख दर्द बांटते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो आला अफसर हैं वो जनता से इतनी करीबी नहीं बना सकते हैं। तो इस समय योगी को ब्यूरोक्रेसी ज्यादा प्यारी है और अपने चुने हुए प्रतिनिधियों पर ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते, बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते। और किसी भी सिस्टम की अगर आप सफलता देखें तो सिस्टम की सफलता तभी पूरी कारगर होती है जब चुने हुए प्रतिनिधि भी उसके पूरे हिस्सेदार होते हैं। लेकिन यहां पर आपने देखा एक नहीं बल्कि कितने लीडर्स हैं जिन्होंने ये कहा है कि इस समय ऐसा लग रहा है कि सिर्फ डीएम, सीएमओ और डॉक्टर्स ही लोगों को ठीक कर रहे हैं और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं। बल्कि एक जो भदोही के जो जिला मंत्री हैं लाल बहादुर मौर्य की मौत पर वहां के एक लीडर ने, बीजेपी के लीडर ने ही कहा कि अस्पताल के जो चिकित्सक हैं उन्होंने कहा है कि अब आपको डीएम, सीएम और सीएमओ ही बचा सकते हैं क्योंकि आप तो जिला मंत्री हैं। तो अगर इस तरीके की बातें किसी राज्य में हो रही हैं तो जाहिर सी बात है कि वहां का सिस्टम पूरा कोलैप्स कर चुका है और सिस्टम कोलैप्स अगर कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि ब्यूरोक्रेसी का फेलियर है। लेकिन बहुत सारे सवाल यहां पर योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी खड़े होते हैं कि वो पार्टी में अपने लोगों को एकजुट नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप बहुत ज्यादा भरोसेमंद ब्यूरोक्रेसी पर, नौकरशाहों पर हो गए हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों को आपने अलग कर दिया है तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी की शुरुआत भी हो चुकी है। और अगर गुटबाजी की शुरुआत हो चुकी है तो ये योगी जी के लिए अच्छा संकेत नहीं है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और आपने देखा है कि उत्तर प्रदेश में जो केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका भी एक ग्रुप है, वो भी हैं। और जाहिर सी बात है कि योगी जी को केंद्र सरकार में बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते। हालांकि वो बहुत एक प्यारे मुख्यमंत्री माने जाते हैं, सबके प्रिय मुख्यमंत्री माने जाते हैं, आरएसएस के भी करीबी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद अगर इतना बड़ा तबका खुद बीजेपी कार्यकर्ताओं का, बीजेपी विधायकों का, अगर आज वो योगी जी के काम से खुश नहीं है तो कहीं ना कहीं आज यूपी में गुटबाजी की शुरुआत हो गई है और ये एक तरीके से योगी जी के लिए अलार्म बेल है। और क्या अब सवाल ये उठता है कि अगर गुटबाजी की शुरुआत हो गई है तो क्या इस बात का पता क्या होम मिनिस्टर अमित शाह को है?
क्या इस बात का पता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है? जी हाँ, इस बात का पता इनको बिल्कुल है, और वो उसका जो जीता जागता सबूत है वो है किस तरीके से रविवार को प्रधानमंत्री और अमित शाह दोनों ने आरएसएस के लोगों के साथ बैठक की है, और बैठक में चुनाव को लेकर ही बहुत गंभीरता पूर्वक बातें हुई हैं कि किस तरीके से चुनाव में आगे बढ़ा जाए। इन सबको ये समझ में तो आ गया है कि जो जनता की नाराजगी है वो बहुत ज्यादा हो गई है योगी आदित्यनाथ से, और योगी आदित्यनाथ के सिस्टम से, जिस तरीके से जनता को फेल किया है इस महामारी में, जिसमें कि योगी आदित्यनाथ एक बहुत सफल मुख्यमंत्री के रूप में नहीं उभर पाए हैं, बल्कि जो उनके एक डिक्टेटोरियल ऑर्डर्स रहे हैं कि अगर आप ओपनली लिखेंगे ऑक्सीजन के बारे में सोशल मीडिया पर तो आपको बंद कर दिया जाएगा। जर्नलिस्ट के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है, आम लोगों के खिलाफ उन्होंने एक्शन लिया है, सरकार की जो आलोचना करता है उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। तो जो योगी आदित्यनाथ की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग है वो वाकई में इस समय उत्तर प्रदेश में उसमें काफी कमी आई है। लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ का दूसरा रिप्लेसमेंट क्या होगा उत्तर प्रदेश में? बहुत कुछ संभव है, क्योंकि वहां पर दिनेश शर्मा भी हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी हैं, और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो गुरिल्ला स्टाइल पॉलिटिक्स होती है कि हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेना, तो अभी जिस तरीके की हार पंचायत चुनाव में उन लोगों ने फेस किया है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी ने अपना होमवर्क ठीक से नहीं किया। जबकि इस पंचायत चुनाव के लिए जो लोकल लीडर्स थे वो 1.5 साल से लगे हुए थे, लेकिन जो चुनाव के जो परिणाम आए हैं, जो नतीजे आए हैं, वो बिल्कुल भी विपरीत उसके आए हैं। यानी कि बीजेपी उसमें बिल्कुल फेल नजर आ रही है। अब अगर बीजेपी फेल नजर आ रही है तो दूसरा विकल्प क्या है? अगर आप ऑपोजिशन को देखें तो वो भी अलग थलग पड़ा हुआ है। ऑपोजिशन में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस समय योगी के टक्कर का हो, लेकिन योगी की जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है उससे वाकई में वहां पर लोग खुश नहीं हैं। खुद अगर बीजेपी के विधायक खुश नहीं हैं तो फिर योगी का वापस चुने जाना हो सकता है कि बहुत मुश्किल हो जाए। लेकिन क्या योगी इससे सबक सीखेंगे? क्या महामारी उनको सबक सिखाएगा? अभी तो कम से कम ऐसा नहीं लगता है। और इसका जो सबसे जीता जागता प्रमाण है कि जिस तरीके से बाराबंकी में एक मस्जिद को ढाया गया, डिमोलिश किया गया, और उस पर इस तरीके की राजनीति देखी जा रही है, तो ऐसा लग रहा है कि योगी को अभी भी लग रहा है कि कैसे भी होगा महामारी ये आगे बढ़ जाएगी, लेकिन हमारा जो पूरा ध्यान है वो सांप्रदायिकता और कम्युनल माहौल फैलाने में ही होना चाहिए, और उसी के बल पर बीजेपी जीतेगी। नमस्कार। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल काफी बिगड़ चुका है। कोरोना एकमात्र महामारी जो हम लोग को बहुत परेशान कर रहा है फॉर मोर देन अ ईयर, उसके साथ साथ बहुत सारी चीजें हो रही हैं यहाँ पे, तो समझ में नहीं आ रहा है कि it's adding insult to injury। ये प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसका माहौल कहाँ जा रहे हैं, यहाँ के लोग क्या चाह रहे हैं, एक बहुत कंफ्यूजन सा है। कोरोना तो है ही है, इधर बाराबंकी में एक मस्जिद को ढहा दिया गया, द होल लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी अबाउट दैट। उसके बाद हम देखते हैं कि कहीं पे सुसाइड है, कहीं पे डेथ है, कहीं पे बीजेपी के अपने कार्यकर्ता, देयर ओन सिलेक्टेड पीपल, वो अब विश्वास नहीं कर पा रहे, वो जता रहे कि साहब हमारी बात कोई नहीं सुन रहा। एक डिसइल्यूजन है। अभी पंचायत पोल्स हुए थे, उसमें बीजेपी का जो रिजल्ट्स है वे नॉट वेरी गुड। पंचायत पोल्स जब कराने गए हम लोग तो फिर देखा कि बहुत सारे स्कूली टीचर, जो स्कूल कॉलेज के टीचर्स थे, उनके बहुतों की मृत्यु हुई है। और ये फिगर्स वेरी कर रहा है, कोई कह रहा है 700, कोई कह रहा है 800, कोई 1200, कोई 1500, जो जिसको जो मर्जी आ रहा है कह रहा है। और कोई भी एक साफ फिगर एमर्ज नहीं कर रहा है, कोई क्लियरली नहीं बता रहा कि भाई कितने लोगों का डेथ हुआ, क्या हुआ, कितने लोग की मृत्यु हुई, क्या हुआ। और इससे क्या है, एक खौफ बढ़ गया, जैसे एंगर अमंग्स पीपल, ये बीजेपी के रहते हम लोग में डेथ्स हो रही है। बिकॉज होता क्या है, वेदर बीजेपी इज रिस्पॉन्सिबल और नॉट, अगर इस तरह की महामारी होगी, इस तरह की चीज़ें होंगे, उसका टिकड़ा इन्हीं के सिर पर
आएगा, इन्हीं के सिर पे फूटेगा। सो थिंग्स आर वेरी बैड। योगी आदित्यनाथ जी की बात करें तो ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। दो तरह की बातें आ रही, एक है कि वो खुद ही करा रहे हैं, ये जो बाराबंकी का मस्जिद टूटा वो कह रहे हैं कि कोई टेस्ट केस हो सकता है, कुछ लोगों का कहना है। कुछ लोगों का कहना है कि देखे कितना उबाल कितना खौल होता है, या कह रहे करके देखा जाए क्या होता है, शायद इसके बारे में और करें। मे बी इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ ग्रेटर डिज़ाइन कि हम इस तरह का कोई एक ऐसा नैरेटिव लाएं कि कोरोना का नैरेटिव हल्का पड़ जाए। यू नेवर नो क्या what is the game plan up the sleeves of the people here, because उन्होंने देख लिया है कि लोगों में एंगर है, लोगों में क्षोभ है, और पीपल आर नॉट इन फेवर ऑफ बीजेपी। और जिस तरीके की जो प्लानिंग आरएसएस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और होम मिनिस्टर अमित शाह के बीच में भी हुई है, तो ऐसा लग रहा है कि इस महामारी के बीच भी प्राथमिकता यूपी के चुनाव है, न कि महामारी। तो ऐसे में योगी का चुनकर आना तो मुश्किल लग रहा है, लेकिन साथ ही बीजेपी का वापस 2022 में चुनकर आना भी अभी तो फिलहाल लोगों के बीच में मुश्किल लग रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अगर लोग बीजेपी के लिए वोट नहीं करेंगे तो किसके लिए वोट करेंगे? क्या ऑपोजिशन एक क्रेडिबल नैरेटिव लोगों के बीच में लेकर आएगा? क्या ऐसा ऑल्टरनेटिव बनाएगा ऑपोजिशन? जो विपक्षी पार्टीज है उनके पास क्या एक ऐसा ठोस विकल्प आएगा जिससे कि वो लोगों का मन जीत सके? इसको लेकर अभी लोगों के मन में बहुत संशय है। लेकिन फिलहाल जो योगी और पीएम मोदी की खुद की पॉपुलैरिटी रेटिंग्स बहुत ज्यादा कम हो गई है इस महामारी के बीच में, जिस तरीके से पूरे महामारी को हैंडल किया गया है। लेकिन एक बात तो तय है कि जो योगी आदित्यनाथ हैं उनका उनकी ईगो उनको हो सकता है कि निगल ले, क्योंकि जब कोई भी आला नेता अपने ही विधायक, अपने ही कार्यकर्ताओं की अगर बात नहीं मान रहा है, उनकी ही मदद के लिए उनके लिए मददगार साबित नहीं हो रहा है, तो उसको समर्थन कैसे देंगे उसके अपने नेता? आज ये बड़ा सवाल है। तो योगी जी का एक ही मंत्र है, जो मैंने कह दिया वो सही है, माय वे और द हाईवे। तो अगर उसी रास्ते पर योगी जी चलते रहेंगे तो वाकई में योगी जी के लिए शायद बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब ये देखना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आरएसएस और खुद योगी जी किस तरीके का तालमेल बना पाते हैं, ताकि आरएसएस के लिए जो कि मानते हैं, जो कि खुद मानता है कि योगी उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए बहुत अहम है, बहुत महत्वपूर्ण है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट किस तरीके से की जाएगी, किस तरीके से लोगों के बीच में प्रचार और प्रसार किया जाएगा, वो देखने वाली बात है। लेकिन फिलहाल योगी के लिए वाकई में खतरे की घंटी बजना शुरू हो गई है। लेकिन क्या ये खतरे की घंटी योगी जी को सुनाई पड़ रही है? और योगी जी भी से भी ज्यादा क्या ये खतरे की घंटी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनाई पड़ रही है? क्योंकि एक कहावत है कि जो दिल्ली का राजपाट है, दिल्ली का जो सिंहासन है, केंद्र का जो सिंहासन है, वो उत्तर प्रदेश से ही होता हुआ जाता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं और 400 से ज्यादा विधानसभा सीटें हैं। तो सबसे बड़ा जो पॉलिटिकल सीट्स वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। तो ऐसे में अगर वाकई में यहाँ पर जो पंचायत चुनाव के जो नतीजे आए और जिस तरीके की हार का सामना बीजेपी को करना पड़ा है, उससे ऐसा लगता है कि योगी और पीएम मोदी दोनों के लिए अब खतरा मंडराने लगा है। लेकिन इस खतरे की जो बला है वो कैसे टाली जाएगी? आरएसएस इसे कैसे टालेगा? बीजेपी खुद इसे कैसे टालेगी? इसके लिए क्या रणनीति बनेगी? ये देखने वाली बात है। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। लेकिन इस वीडियो को खत्म करने के पहले एक छोटी सी गुजारिश करना चाहती हूं कि आज के समय में बेबाकी से बोलना, स्वतंत्र पत्रकारिता करना एक बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, उसमें एक लिंक है, उस लिंक को क्लिक करें, सत्य हिंदी को भुगतान करें, सत्य हिंदी की सदस्यता लें। इससे आपको निष्पक्ष खबरें मिलेंगी और हमें आपका समर्थन मिलेगा। देखते रहिएगा आज का एजेंडा। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317 और दूसरा ट्विटर हैंडल है @neelu_on_the_move। तो बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।